हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बताती है? वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर विथ टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम प्रेशर में टेम्परेचर के साथ जो चेंज होता है वो उसके बारे में हम जो जानकारी लेंगे वो किसके द्वारा लेंगे? क्लैपेरॉन इक्वेशन के माध्यम से। क्लैपेरॉन इक्वेशन गिव्स द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर विथ टेम्परेचर ऑफ एनी टू फेज सिस्टम सच एज। तो मतलब क्या देता है? क्लैपेरॉन इक्वेशन किसके बारे में जानकारी देता है? इक्विलिब्रियम प्रेशर में जो चेंजेस आए हैं टेम्परेचर के साथ दो फेज के मध्य, उसके बारे में जानकारी हमें क्लैपेरॉन इक्वेशन देती है। अब फेज कौन कौन सी हो सकती है? फेज हो सकती है लिक्विड से वेपर हो सकता है, सॉलिड से वेपर हो सकता है और लिक्विड से सॉलिड हो सकती है। तो दो फेज के मध्य जो काम करेगी वो क्या काम करेगा? दो फेज के मध्य इक्विलिब्रियम प्रेशर में तापमान के साथ चेंजेस का हम जो पता लगाएंगे वो क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा पता लगाएंगे। फॉर एनी सब्सटेंस इन द सिंगल फेज सच एज लिक्विड और गैसेज वाटर, एनी वेरिएशन इन फ्री एनर्जी इन गिवन बाय द इक्वेशन गिवन बिलो। तो किसी भी उसमें जो चेंजेस आते हैं फेज में लिक्विड और गैस के में, उसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंजेस आता है उसको कौन सी इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है? इस इक्वेशन के द्वारा हम उसका निर्धारित कर सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंजेस आया है। और हमें जैसे पता है कि डी की वैल्यू 0 हो जाती है जब dt और dp दोनों 0 हो, मतलब जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो उस समय dg की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस समय dg की वैल्यू आ जाएगी 0। यह आपने देखा। तो इस तरीके से अब जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक सब्सटेंस एक फेज से दूसरी फेज में जा रहा है, या हम माने A1 प्रथम फेज है उससे A2 द्वितीय फेज में जा रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके से होगा। और इस कंडीशंस में होने वाला गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंजेस को हम किस तरीके से दिखाएंगे? उसको हम दिखाएंगे इस तरीके से, डेल जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1। G2 क्या है? A2 की गिब्स फ्री एनर्जी, A2 ये है सेकंड फेज वाला, और जो फर्स्ट फेज थी वो A1 थी, उसके अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो क्या थी? G1। तो इस तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस तो आ जाएगा G2 माइनस G1, और प्रावस्था चेंजेस कहाँ से कहाँ हुआ? A1 से A2 में प्रावस्था चेंजेस आ गए हैं। अब हम आगे बात करें, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है तब क्या होता है? तब क्या हो जाता है? डेल जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये हमने बात पहले भी की है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में डेल जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाएगी। और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो तब क्या होगा? तब G2 बराबर G1 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाता है? G2 इज इक्वल टू G1, मतलब दोनों फेज की गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट टू फेज आर इन इक्विलिब्रियम एंड द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज चेंज बाय dp, देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो चेंज बाय dt। जब दो फेज अगर आपस में इक्विलिब्रियम है और उस कंडीशन में प्रेशर में जो चेंजेस आता है वो dp आता है, तो उस कंडीशन में जो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा वो भी क्या आएगा? dt आएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम नीचे दिए गए इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो G2 इक्वल टू G1 हमने देखा। हम अगर पार्शियली चेंज या बहुत अतिसूक्ष्म चेंज मानते हैं तो हम उसको बोलते हैं dG अपॉन dG1। और dG जो G की वैल्यू क्या थी? अभी अभी हमने देखी थी एस डी टी प्लस VDP। तो dG2 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी और dG1 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से अब साम्यावस्था पे ये दोनों सेम है, तो दोनों को बराबर करने पर हमें जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, सिंस dG2 इज इक्वल टू dG1 हमने देखा था इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो जब हम दोनों की वैल्यू रखते हैं तो ये इक्वेशन आती है, और जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी? ये वाली इक्वेशन आएगी, जो कि क्या है? dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी। डेल एस यानी एंट्रोपी में परिवर्तन, S2 माइनस S1 मतलब S2 कंडीशन में क्या एंट्रोपी थी और S1 में क्या कंडीशन, जो फर्स्ट
फेज थी उस समय एंट्रोपी क्या थी, और S2 जब सेकंड फेज थी उस समय एंट्रोपी क्या थी, उसमें परिवर्तन, और वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ है, आयतन में क्या चेंज हुआ है, उसके लिए क्या बोला गया है, V2 माइनस V1। इस तरीके से हम एक ये इक्वेशन प्राप्त करते हैं जिसको हम क्लैपेरॉन इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमें पता है जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम देते हैं G इक्वल टू H माइनस TS। हमने पहले बात की थी जब स्टार्टिंग में हम थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का अध्ययन कर रहे थे, जब हमने देखा था G इक्वल टू H माइनस TS और डेल G इक्वल टू क्या था, G2 माइनस G1। तो यहाँ G2 के लिए H की वैल्यू S2 हो जाएगी, T2 हो जाएगा और S2 हो जाएगा, H और G1 के लिए H1 T1 और S1 हो जाएगा। जब ये इनकी वैल्यू इस समीकरण में रखते हैं तो हमें जो फाइनल समीकरण आती है वो आती है डेल G इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S आ जाता है। यहाँ T क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, डेल S वही एंट्रोपी में परिवर्तन, और डेल S क्या हो जाएगी, एंथैल्पी में परिवर्तन। इस तरीके से अब हम आगे देखते हैं, इफ इन इक्वेशन 68 डेल G इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डेल G क्या था, 0 था। तो उस कंडीशन पे जब हम इस इक्वेशन में डेल G को 0 मानते हैं तो डेल S को यहाँ रखते हुए इस दर की तरफ रखते हुए क्या करेंगे, डेल H किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, T नीचे चला जाएगा। तो क्या बनेगा, डेल S इक्वल टू डेल H अपॉन T, ये हमें मिलता है। और डेल S की वैल्यू जब इक्वेशन 67 थी, कौन सी थी 67, ये वाली इक्वेशन थी, इसमें रखते हैं, ये 67 इक्वेशन थी। जब इसके अंदर डेल एस की वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें जो इक्वेशन मिलती है ये वाली, dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी डेल वी। और यही इक्वेशन क्या कहलाती है, क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है, जो कि किस बारे में बताती है हमें, जो हमें बताती है विच रिलेट्स द चेंज इन टेम्परेचर विच मस्ट accompany ए चेंज इन प्रेशर अकरिंग इन ए सिस्टम कंटेनिंग टू फेज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये हमें क्या बता रही है कि किसी भी जो चेंजेस आता है किसके अंदर, टेम्परेचर में चेंजेज आता है वो किसके साथ घटित होता है, वो प्रेशर चेंज के साथ घटित होता है जब हम दो फेज की इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब आगे देखिए, इक्वेशन 70 ऑल्सो सजेस्ट दैट dp अपॉन dt इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। dp अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल H, जो कि क्या है, जो कि है ट्रांजिशन की एंथैल्पी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो ये क्या बता रहा है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के एंड द वॉल्यूम चेंज के। वॉल्यूम चेंज और टेम्परेचर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और डेल H जो कि ट्रांजिशन की एंथैल्पी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अब इक्वेशन जो 70 है उसका यूज डिफ्रेंशिएशन करके लेते हैं तो हमें मिलती है P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल H अपॉन T डेल V। यहाँ वही P2 सेकेंड कंडीशन में प्रेशर, P1 फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर, T2 वही टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ सेकेंड सिचुएशन, और T1 फर्स्ट सिचुएशन में जो टेम्परेचर था उसको अगर उनकी वैल्यू दे रखी होगी तो हम ट्रांजिशन के एंथैल्पी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस क्या होता है वो निकाल सकते हैं। वाई T इज टेकन एज द एवरेज ऑफ T1 एंड T2। और अगर हम इसको इंटीग्रेटेड करके लिखते हैं तो उसके जो इक्वेशन हमें मिलती है वो इक्वेशन मिलती है ये। तो ये और इस इक्वेशन का यूज करके हम जो इसकी एप्लीकेशंस पार्ट में यूज कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम प्रेशर, टेम्परेचर, ट्रांजिशन की एंथैल्पी, टेम्परेचर आदि की बारे में निर्धारण कर सकते हैं। जब दो प्रावस्था में इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को हम लेते हैं और उस कंडीशन में टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है या प्रेशर में जो चेंजेस के द्वारा क्या टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा, या टेम्परेचर में परिवर्तन के द्वारा प्रेशर में क्या परिवर्तन आएगा, वो हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की। इसी का जो विस्तारित रूप है वो है क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं, द क्लैपेरॉन इक्वेशन
given under section 3.7 can be simplified by neglecting the small volume of liquid as compared to the volume of vapor. When applied to the vaporization of the liquid, equation in such a case becomes this one. तो मतलब ये इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है कि जब जो हमारी क्लैपेरॉन इक्वेशन था उसमें यहाँ पर डेल एच अपॉन क्या था, टी डेल वी था. डेल वी क्या था, वही अगर लिक्विड और वेपर की बात करते हैं तो यहाँ हम लिक्विड वेपर का जो टेम्परेचर वेपर का वॉल्यूम माइनस लिक्विड का वॉल्यूम था. अगर हम लिक्विड और वेपर फेज की बात करते हैं तो क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलता है कि यदि हम लिक्विड की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल वी की जगह हम सिंपल वी करेंगे और ये वी क्या होगा, ये वेपर का वॉल्यूम होगा. तो उसको रखते हुए क्लेसियस क्लैपेरॉन ने ये इक्वेशन दी. तो देखिए अब हम आगे बात करें, और क्लेसियस क्लैपेरॉन ने माना कि जो वेपर है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है अपने पास, पी वी इक्वल टू आर टी, और वी की जगह हम लिख सकते हैं आर टी बाई पी. आर टी बाई पी उस कंडीशन में जब वैल्यू हम वी की जगह रखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आती है वो ये इक्वेशन बनकर आती है 1/t डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर. और जो ये वाला केवल इसकी बात करें, केवल इसकी तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डी लॉग पी अपॉन डी टी, क्योंकि 1/p अपॉन डी पी डी, ये जो डी पी और 1/ जो p है वो होता है डी लॉग पी. तो इसकी जगह हम लिख देते हैं डी लॉग पी अपॉन डी टी. तो डी लॉग पी अपॉन डी टी अपॉन डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर. और यहाँ आर टी स्क्वायर कहाँ से आया, वी की जगह अपन ने क्या रखा था, आर टी बाई पी. और जब इसकी जगह वी की जगह आर टी बाई पी रखे तो हमें ये इक्वेशन मिली, ये वाली इक्वेशन मिली. और जब 1/p डी पी बाई टी टी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से. देन हमें जो फाइनल इक्वेशन मिली वो ये इक्वेशन मिली, जो कि कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाती है. आगे देखिए, दिस इक्वेशन इज ओनली अप्रोक्सीमेट सिंस वी हैव यूज्ड टू अप्रोक्सीमेशन इन इट्स डेरिवेशन. यह इक्वेशन केवल मात्र की एक अप्रोक्सीमेट हमने माना है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो फैक्ट यूज किए हैं. एक तो हमने लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है कि लिक्विड का कोई वॉल्यूम नहीं है. और दूसरा सबसे बड़ी बात हमने माना है कि जो वेपर है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है. और जरूरी नहीं है कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करे वेपर. इसलिए जो सेकेंड वाला जो फैक्ट है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है फर्स्ट वाले के कंपेरेटिवली. इसलिए ये अप्रोक्सीमेट हम मानकर चलते हैं इस इक्वेशन को. इन द केस ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड वी कैन सब्सटीट्यूट डेल एच बाई एल. डेल एच क्या है, ट्रांजिशन की एंथैल्पी है जिसको हम एल के द्वारा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इक्वेशन 82 कैन बी रिटन एज. तो अगर हम डेल एच को एल के द्वारा सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि लेटेंट हीट है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है ये वाली. या फिर इसको अगर हम नेचुरल लॉग या उसमें हम लॉगरिथम के रूप में लिखते हैं तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन आ जाती है. लॉग पी इक्वल टू माइनस एल अपॉन 2.303 आर टी प्लस सी. सी क्या आ गया था यहाँ पे, कांस्टेंट है. इफ द लॉगरिथम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन विद द स्लोप ऑफ एल अपॉन 2.303 आर. क्या बोल रहा है ये, यदि लॉग पी को यदि टेम्परेचर के साथ हम प्लॉट करें, ग्राफ खींचे, तो दोनों के रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर मतलब लॉग पी का हम किसके साथ ग्राफ खींचते, 1/t के साथ, तो क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप एक स्ट्रेट लाइन होगी. चूँकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह से हम देखेंगे कैसा स्लोप बनेगा. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.3 वेयर लॉग पी हैज बीन प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t फॉर ए फ्यू लिक्विड. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एक्सपेरिमेंटल डेटा वेरी क्लोजली फॉल ऑन स्ट्रेट लाइन्स. तो इस तरीके से ये क्या आ रहा है अपने पास, स्लोप आ रहा है. ये क्या है, ये इंटरसेप्ट आ रहा है. और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है किस किस के मध्य, अपन ने स्लोप लिया है लॉग पी और 1/t के मध्य. तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये इंटरसेप्ट वो आ रहा है इंटरसेप्ट, और ये जो अपना क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा. अब हम आगे बात करें, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड आर P1 एंड P2 एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, देन फ्रॉम इक्वेशन 84 वी हैव
एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो P1 और P2 है, T1 और T2 टेम्परेचर पे। तो जो इक्वेशन 84 है उसके अकॉर्डिंग ये बन जाता है, log P1 के लिए ये हो जाएगा, log P2 के लिए ये हो जाएगा, और C कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन बनेगी दोनों को मिला के, तो क्या कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन होती है कई न्यूमेरिकल सोल्व करने पे। इसमें जब एक लिक्विड का अगर प्रेशर दे रखा है एक टेम्परेचर पर और दूसरे टेम्परेचर पर प्रेशर पूछा जाता है, तो हम उससे प्रेशर निकाल सकते हैं। या दोनों टेम्परेचर पे प्रेशर पूछा जाता है, प्रेशर दे रखा है T1 पे और T2 पे, लेकिन टेम्परेचर नहीं दे रखा होता है तो टेम्परेचर पूछा जा सकता है। तो इस इक्वेशन का काफ़ी यूज किया जाता है न्यूमेरिकल सोल्व करने पर। इस तरीके से आज हमने किस किस के बारे में बात करी। आज हमने बात की क्लेसियस इक्वेशन के बारे में, उसके बाद हमने बात की क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में, और जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है इन दोनों इक्वेशन का। कौन कौन सा, क्लेसियस और क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।